गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हम जो है आई कैप चैप्टर नंबर 1 कैफ 8 को आगे देखते हैं कि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है। अब कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके बाद हमने राइट्स ऑफ ऑडिटर को पढ़ना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम स्टार्ट करेंगे जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से। ये क्रैमिक बेस्ड जो सेक्शन है, इसको मैं ट्राई करूंगा कि इस तरह पढ़ाऊं कि आपको सुनकर ही याद हो जाए, क्योंकि इससे जो है काफी क्वेश्चंस पास पेपर में आ रहे हैं। स्प्रिंग 24 में आया, स्प्रिंग 23 में आया, ऑटम 22, ऑटम 21। तो ये जो है क्रैमिक बेस्ड पोर्शन है, इसको आपने याद करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कौन ऑडिटर बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। आपका लॉ कहता है कि दो तरह की कंपनीज होती है। दो तरह की, आपका लॉ कहते हैं दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली कैटेगरी ऑफ कंपनी, उसके पहली कैटेगरी ऑफ कंपनीज में तीन क्वालिटीज बताई हुई हैं। एक आपकी जो है पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी जो कि किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा हो। 3 मिलियन हो या 3 मिलियन से ज्यादा हो। पहली कैटेगरी ऑफ कंपनी में तीन क्वालिटीज क्या हैं? जो कि पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी की जो कि पब्लिक की सब्सिडरी हो, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या 3 मिलियन से ज्यादा है। तो अब इस कंपनी का जो, और इस कंपनी का कौन ऑडिट कर सकता है? इस कंपनी का सिर्फ एक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका ऑडिट कर सकता है, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो आई कैप से या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इसको दोबारा देख कि लॉ कहता है कि दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली कैटेगरी ऑफ कंपनीज में तीन क्वालिटीज होती हैं: पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की, या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या 3 मिलियन से ज्यादा हो। इस तरह की कंपनी का ऑडिट एक चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो आई कैप से और फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट से। अब दूसरी तरह की कंपनी कौन सी होती है? ऑब्वियसली जो है, जो फर्स्ट थ्री क्वालिटी जिसमें नहीं है, मतलब कि स्मॉलर प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, उनका जो ऑडिट है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, और वो एक जो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, गिवन दैट उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो आई कैप से या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से। इधर तक क्लियर है? इसको हम एक दफा पढ़ लेते। A person shall not be qualified for appointment as an auditor। ये नेगेटिव टोन में इसने लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखी हुई है। In the case of a public company or a private company which is subsidiary of a public company or private company having paid up capital of 3 million rupees or more, unless such person is a chartered accountant। ठीक है, कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकता इन कंपनीज का, जो कि आपकी पब्लिक कंपनी है, आपकी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, या आपकी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर। अनलेस, कब तक नहीं कर सकता? अनलेस such person is a chartered accountant having valid certificate of practice from Institute of Chartered Accountants of Pakistan ICAP or firm of chartered accountants। आई होप यहां तक क्लियर है। अब दूसरा केस ये है, इन द केस ऑफ कंपनी अदर देन दैट स्पेसिफाइड अबव। ठीक है, जिनमें ये तीन क्वालिटीज नहीं है, उस तरह की कंपनीज के लिए कौन जो है ऑडिटर बन सकता है? इधर चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट प्रैक्टिस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैविंग सच क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। इधर फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। उसके बाद जो है, अब केस ए और बी जो ऊपर उसने ऊपर बताया हुआ है, केस ए और बी।
अगर हमने एक इंडिविजुअल ऑडिटर को नहीं रखा, हमने क्या रखा है, हमने एक फर्म को ऑडिट के लिए रखा है, तो वो फर्म जो है अपनी फर्म नेम में ऑडिट कर सकती है, सिग्नेचर जो होगा वो अपनी फर्म नेम में कर सकती है। और एक ऐसी फर्म को जो है ऑडिट करना पड़ेगा, जिस तरह अगर केस ए है, केस ए में ऐसी फर्म को हम रखेंगे जिसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं वो वैलिड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और केस बी में हम ऐसी फर्म को रखेंगे जिसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं वो वैलिड सीएमए या सीए हैं। ठीक है। और वो जो करेंगे और जो सिग्नेचर करेगा ना ऑडिट के बाद, वो सिर्फ वही मेंबर्स कर, चाहे आपने फर्म को रखा है, सिग्नेचर सिर्फ वही मेंबर कर सकते हैं फर्म के नाम पे भी जो एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और केस बी में सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जिस तरह अगर आप बोलें कि एक फर्म है जिसके जो हैं, जिसके 5 लोग हैं, तो उसमें से 3 जो हैं, अगर केस ए देखें, 3 आपके सी होने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ जो है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, और सिर्फ ये 3 ही सिग्नेचर कर सकते हैं। और जो केस बी होगा, केस बी में आपके जो है सीए भी हो सकते हैं और सीए में भी हो सकते हैं, और दोनों जो हैं वो आपका कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। It should be noted that for the purpose of A and B above, for the purpose of A and B above, a firm where majority of practicing partners are qualified for appointment, ठीक है, a firm where majority of partners are qualified for appointment shall be appointed by its firm name। वो कंपनी जिसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं, अगर सिचुएशन ए है तो सीए, सिचुएशन बी है तो सीए सीए में दोनों मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं, shall be appointed by its firm name to be auditor of the company। वो अपने फर्म नेम से अपॉइंट होंगे। Where a partnership firm is appointed as auditor of a company, ठीक है, जिधर एक पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंट हो जाए, only the partner who meets the qualification requirement as given above will be authorized to act and sign on behalf of the firm। इसको जो है मैं एक दफा समराइज करूंगा। तो जो है लॉ कहती है 2 तरह की कंपनीज होती हैं। पहली कैटेगरी ऑफ कंपनी की 3 क्वालिटीज क्या है, पब्लिक कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या 3 मिलियन से ज्यादा है। उसका ऑडिट कौन कर सकता है, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है फ्रॉम आई कैप, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, या फिर ठीक है अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। फिर दूसरी तरह की कंपनी जो है, दूसरी तरह की कंपनी जो जिसके अंदर ये 3 क्वालिटीज नहीं है, जो कि ऑब्वियसली फिर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, स्मॉलर प्राइवेट कंपनी। उसका जो ऑडिट कर सकता है वो एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, और एक सीए भी कर सकता है, गिवन दैट उसके पास जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो फ्रॉम रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या फर्म ऑफ अकाउंटेंट से या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से। उसके बाद जो है फॉर ए और बी हमने पढ़ा कि अगर आप हमने एक फर्म को अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, तो उसकी मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे पूरे आने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे पूरे आने चाहिए। ए के केस में सीए होने चाहिए, बी के केस में सीए सीए में मेजोरिटी में होने चाहिए, बाकी आपके बी कॉम एम कॉम वाले, ठीक है। तो वो होने चाहिए, और जो साइन करेगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी कंपनी फर्म के बिहाफ पे साइन करने की, वो एक जो है वो जो होगा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा है आता हो। आगे हम जाके देखते हैं मूविंग फॉरवर्ड के डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कौन लोग जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कौन लोग जो हैं ऑडिटर नहीं बन सकते। None of the following person will be appointed as auditor of the company। अब कौन है, इसकी उसने बताए हुए क्वालिटीज बताई हुई है कि कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। ऐसा बंदा जो कि पिछले 3 साल में उस कंपनी का कोई डायरेक्टर था, अदर ऑफिसर था, या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी था। ऐसा बंदा चार्ट ऑडिटर नहीं बन सकता जो कि जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं हम, उसमें कोई डायरेक्टर था, पिछले 3 सालों में डायरेक्टर था, अदर ऑफिसर था, या एम्प्लॉय था उस कंपनी का। क्यों? क्योंकि
सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है, वो अपने काम के क्रॉस आएगा जब, तो फिर क्या होगा कि वो बायस डिसीजन कर सकता है। और एक जो है आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है उस कंपनी के लिए जिसमें आपने काम किया होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेशंस बन जाते हैं उस कंपनी में, तो फिर आपका जो है डिसीजन बायस हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप दोगे बायस, हो सकता है क्वेश्चनेबल आपका डिसीजन हो जाता है फिर। इसलिए जो है पिछले 3 सालों में अगर आपने काम किया है एज ए डायरेक्टर, ऑफिसर, अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। कोई भी ऐसा बंदा जो कि उस कंपनी के डायरेक्टर, अदर ऑफिसर या उस कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर हो या फिर उसके लिए काम करता हो, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर, एम्प्लॉय का पार्टनर हो या फिर उसके लिए काम करता हो, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। डायरेक्टर का स्पाउस, डायरेक्टर की स्पाउस ऑडिटर नहीं बन सकती। फेमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है, आपका जो है फिर डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर अब ये पॉइंट जो है, जो पॉइंट नंबर मैं अब बताने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा आपने इसको जो है कंसंट्रेशन से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बंदा जो कि कंपनी के डेट के अंदर है, कर्जा लिया है कंपनी से, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक ऐसा बंदा जिसने कर्जा लिया हुआ है कंपनी से अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अब आगे 2 पॉइंट्स में हमारी बुक बताती है कि ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा बंदा है जिसको हम समझेंगे कि वो कंपनी के कर्जे के अंदर है, वो इन डेट ऑफ द कंपनी है। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड इशूअर, ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड इशूअर को वो 1 मिलियन से ज्यादा वो करता है तो वो इन डेट ऑफ द कंपनी है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड इशूअर को 1 मिलियन से ज्यादा वो करता है, वो इन डेट ऑफ द कंपनी है। या फिर अगर आप किसी यूटिलिटी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो और उस कंपनी के आपने जो है, आप उस कंपनी के आपने ड्यूज नहीं पूरे किए, यूटिलिटी ड्यूज आपके अनपेड हैं और 90 डेज से ज्यादा हो गए, यूटिलिटी ड्यू कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, उस यूटिलिटी कंपनी के आपके, ठीक है, ड्यूज अनपेड है, 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं। कितने से ज्यादा, 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं, आप उस कंपनी के समझा जाओगे कि कर्जे में हो, इन डेट टू द कंपनी हो, आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप जो है उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। जब आप एक कंपनी के कर्जे में होते हो ना, एक तो पहली अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपने उनसे लोन लिया हुआ है तो एक तो आप जो डिसीजन दोगे, यूजर्स आपके उस डिसीजन पे जो है क्वेश्चनेबल डिसीजन होगा, आपका इतना बिलीव नहीं करेंगे कि यार इस बंदे ने तो, ठीक है, इस ऑडिटर ने तो कंपनी से लोन लिया हुआ है तो ये इसकी शायद जो इसने ओपिनियन दिया है वो सही नहीं दिया, इसकी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है, क्वेश्चनेबल हो जाएगा आपका। दूसरा, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही देना होता है अपना जो आपने रीपेमेंट टर्म होती है। हो सकता है कि कंपनी आपको बोले हम आपकी रीपेमेंट टर्म जो है वो ज्यादा बेहतर कर देंगे, तो आपका जो डिसीजन इन्फ्लुएंस होने का खतरा है। तीसरा ये हो सकता है कि आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स अपने शुरू किए हुए हैं, आप जो है लॉन्ग टर्म लोन से आप उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हो, तो जब आपका लोन मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है तो फिर आपने लोन रीन्यू भी करवाना होता है, तो फिर ऑडिटर हो सकता है ये बोले कि यार ये ना हो कि मेरा इनके साथ रिलेशन खराब हो जाए, तो वो जो है वो बायस्ड रिव्यू दे सकता है। यहां तक पढ़ते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, इधर तक हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, क्या कह रहे हैं बुक में क्या लिखा हुआ, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, अ पर्सन हु इज और एट एनी टाइम, जो है और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years, एक जस्ट अ मिनट का, ओके, अ पर्सन हु इज or at any time during the preceding 3 years was a director, other officer or employee of the company। ऐसा बंदा जो कि पिछले 3 सालों में डायरेक्टर, अदर ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी था, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर बी, अ पर्सन हु इज पार्टनर ऑफ और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ, जो कि पार्टनर है या काम करता है डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के लिए, वो ऑडिटर नहीं बन सकता उस कंपनी का। स्पाउस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, और डी में आएगा a person who is indebted to the company other than in ordinary course of business of such entities, other than in ordinary course of business of such entities, the following person will, ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि कौन जो है वो समझा जाएगा कि इन डेट ऑफ द कंपनी है, द फॉलोइंग पर्सन विल नॉट बी डीम्ड टू बी इन डेट ऑफ द कंपनी। ठीक है,
A person who owes a sum of money not exceeding 1 million rupees to a credit card issuer. अगर क्रेडिट कार्ड इशुअर को आप 1 मिलियन रुपए से कम ओ करते हो, 1 मिलियन से कम, तो फिर आप उसके इंडेट नहीं हो। 1 मिलियन से ज्यादा करते हो तो फिर आप इंडेट टू द कंपनी हो, उस कंपनी। A person who owes a sum to utility company in form of unpaid dues, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ अनपेड ड्यूज नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। 90 डेज से ऊपर नहीं हुए, 90 डेज से ऊपर नहीं हुए, आप उस कंपनी के इंडेट में नहीं हो। 90 डेज से ऊपर हो गए, यू आर इन डेट टू द कंपनी, शैल बी डीम्ड टू बी डेट टू द कंपनी। यहां तक। अब जो है ई पॉइंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर किसी बंदे ने, आपके दोस्त ने, आपके किसी रिलेटिव ने, जानने वाले ने एक कंपनी से जो है लोन लिया है और आपने उसकी गारंटी दी हुई है कि इन केस ये लोन पूरा नहीं करता, ये डिफॉल्ट करता है, मैं इसकी जगह जो हूं, मैं गारंटी देता हूं, मैं इसकी जगह लोन रीपे करूंगा अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो लोन टर्म्स हो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। फिर आगे आता है कि एज ए इंडिविजुअल या फर्म, अगर आप जो है उस कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है आपका, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। फिर आ जाता है कि ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ने कह दिया ये कन्विक्ट है, ठीक है, किस, क्या उसका है, जो कि कन्विक्ट है, उसने फ्रॉड कमिट किया था और अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, 10 साल पूरे नहीं हुए, कोर्ट ने कहा ये बंदा कन्विक्ट है, फ्रॉड कमिट किया था और 10 साल पूरे नहीं हुए, वो बंदा जो है ऑडिटर नहीं बन सकता, एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। और ऐसा बंदा जो कि आई कैप ने जो भी कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली, या आईसीएमए ने जो कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है क्राइटेरिया मीट नहीं करा, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। और जो कि खुद ऐसा बंदा जो कि खुद अपने उसकी स्पाउस ने या उसके चिल्ड्रन ठीक ने शेयर्स ऑफ कंपनी जिसके पास हैं, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। इसको जो है आप पढ़ते। A person who has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company other than in the ordinary course of business of such companies। आपने किसी की गारंटी दी हुई है। A person or firm who, whether directly or indirectly, has business relationship, कोई भी बंदा या फर्म जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो ऑडिटर नहीं हो सकता। A person who has been convicted by court of an offense involving fraud, कोर्ट ने कह दिया कन्विक्ट है, ऑफेंस क्या था, फ्रॉड, इन्वॉल्विंग फ्रॉड था, एंड अ पीरियड 10 years has not elapsed from the day of such conviction। अब ये याद रखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, 10 साल नहीं गुजरे, 10 years has not elapsed, 10 साल नहीं गुजरे, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, जब उसने वो फ्रॉड कमिट किया था, तो वो बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके बाद जो है पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर द कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय, वो वाले कोड ऑफ एथिक्स जो कि आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान आईसीएमए भी ने जो कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनका क्राइटेरिया नहीं मीट करा, वो बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता। और अ पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन और केस ऑफ अ फर्म ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म हु होल्ड एनी शेयर्स ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट और एनी ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज, अगर आपने उस कंपनी की सब्सिडी या होल्डिंग कंपनीज के लिए शेयर लिए हुए हैं या एसोसिएटेड कंपनीज के शेयर लिए हुए हैं, या आपकी स्पाउस ने, चिल्ड्रन ने, ठीक है, या पार्टनर्स ने लिए हुए हैं, वो नहीं उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते। अब इसकी ये जो जे पॉइंट है इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हम देखते हैं। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर तो आपके अपॉइंटमेंट से पहले के आपके पास शेयर्स पड़े हैं, अपॉइंटमेंट से पहले के शेयर्स पड़े हैं आपके पास, और आपने फिर जो है 90 डेज के अंदर वो सारे शेयर्स, या आपने अपनी स्पाउस या अपने चिल्ड्रन को बोला कि ये शेयर्स डिसइन्वेस्ट कर दो, इन शेयर्स को सेल कर दो 90 डेज के अंदर अंदर आपके अपॉइंटमेंट से, तो आप फिर ऑडिटर बन सकते हो। ये इस रूल की एक्सेप्शन आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ठीक है। If you above mentioned this qualification criteria, अगर एक बंदा
जो कि ऑडिटर बनने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे मीट करता है, तो वो समझा जाएगा कि ही विल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस। वो उसी दिन से वो ऑडिटर की ड्यूटी से हट जाएगा, उसी दिन से ऑडिटर की ड्यूटी से हट जाएगा। और उसके बाद जो है, अगर एक अनक्वालिफाइड बंदे को कंपनी हायर कर ले ऑडिटर के तौर पे, तो कमीशन उसको जो है, ऑडिटर कमीशन उस बंदे को रिमूव कर देगा और उसकी जगह अपना एक ऑडिटर जो है, उसकी जगह अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगा। और एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर जो ऊपर सारे आपके डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताए हुए हैं और आप उसकी वजह से किसी भी उस कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी में अगर आप उन उस डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की वजह से ऑडिटर नहीं बन पाए, तो इस कंपनी में आप ऑटोमेटिकली नहीं बन सकते। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? प्रोवाइडेड दैट इफ सच अ पर्सन होल्ड्स शेयर प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले अगर उसके पास शेयर हैं, whether as individual or partner in a firm, the fact shall be disclosed। ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट में वो फैक्ट डिस्क्लोज होगा। एंड such person shall disinvest the shares within 90 days of such appointment। वो डिस्क्लोज करेगा और 90 डेज के अंदर अंदर वो उसको डिसइन्वेस्ट कर देगा शेयर्स को। फिर अ पर्सन विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, वो बंदा ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे नहीं आएगा। if he is due to the above mentioned disqualification, due to the वो जो ऊपर जो रूल्स बताए, due to the above mentioned disqualifications, is disqualified or appointment as auditor of any other company which is that company subsidiary, जो कि उस कंपनी की सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी है, और सब्सिडरी ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है। आपकी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, उस होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरीज हैं, उनमें भी नहीं आप कर सकते। इफ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर become subject to any of the disqualifications due to any reason mentioned above, after appointment disqualification criteria को meet किया उसने, वो deemed समझा जाएगा, he will be deemed to have vacated his office as auditor with effect from date of disqualification, उसी डेट से जब उसने disqualification criteria meet किया, deemed to have vacated the office समझा जाएगा। person who is not qualified to be an auditor of the company acts as auditor of a company shall be liable to a penalty of level 2 on standard scale। एक ऐसा बंदा जो कि ठीक है क्वालिफाइड नहीं है ऑडिटर को एज ए ऑडिटर एक्ट करने का, लेकिन वो एज ए ऑडिटर एक्ट करता रहता है, उसको लेवल, ठीक है, पेनल्टी ऑफ लेवल 2 उसको पड़ेगी। फिर the appointment as auditor of a company of an unqualified person, और ठीक है, अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन, एक अनक्वालिफाइड पर्सन को ठीक है हायर कर लिया, और ऑफ अ पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन टू एक्ट एज सच कैन बी वॉइड, उसकी जो है अपॉइंटमेंट ही वॉइड होगी। एंड देयर सच एन अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी जो है एक उस तरह के बंदे को ऑडिटर रखती है जो कि अनक्वालिफाइड है, फिर जो कमीशन क्या करेगा, कमीशन नहीं है क्वालिफाइड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। आगे जो है उसकी राइट्स आ जाती है ऑडिटर की। ऑडिटर की राइट, ऑडिटर की राइट्स क्या हैं? ऑडिटर को इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए होता है, चाहिए होता है इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए होता है, ताकि वो एक जो है ओपिनियन फॉर्म कर सके। तो ऑडिटर का राइट है वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी फॉर्म में, ठीक है, जो जितने भी रिकॉर्ड्स आप होल्ड कर रहे हो, वो आपके कंपनी की बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वाउचर्स हैं, इनवॉइसेज हैं, एक ऑडिटर को ऑल टाइम एक्सेस होनी चाहिए। ये उसका राइट है। दूसरा राइट उसका क्या है, कि अगर उस कंपनी की ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस दूर हैं और ऑडिटर उन ब्रांचेस को विजिट नहीं कर सकता, तो वो ब्रांचेस, ठीक है, जितने भी हेड ऑफिस को एक्सट्रैक्ट्स भेजेंगी या कॉपीज भेजेंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की, कम ऑडिटर जो है, ऑडिटर को उनका एक्सेस होना चाहिए। ऑडिटर आपके डायरेक्टर से, ऑफिसर से या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी से कुछ भी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ऑडिटर उस बंदे से जो कि रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉर्ड्स जिसके पास है कंपनी के,
अकाउंट्स है कंपनी के, बुक्स हैं, वाउचर्स हैं, उससे किसी भी टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। ऑडिटर किसी भी सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन ले सकता है, उसको एक्सेस होनी चाहिए सब्सिडरी की भी। या कोई ऐसा बंदा जो कि सब्सिडरी में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, अकाउंट्स को या वाउचर्स को, ठीक है, उसके पास एक्सेस टू रिकॉर्ड्स हैं, वो सब्सिडरी के भी उस बंदे से जो है इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन ले सकता है। अगर कोई बंदा ऑडिटर को इंफॉर्मेशन नहीं देता और उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है, एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर होगा कि वो प्रूफ करेगा कि यार मैंने क्यों ऑडिटर को जो है वो नहीं दी इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिटर कहते हैं कि इस बंदे ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो लॉ जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देगा ऑडिटर को कि ऑडिटर सही कह रहा है। और जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, बर्डन उसके ऊपर होगा प्रूफ करने का कि उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी। और अगर नहीं दी तो क्या कोई वैलिड जस्टिफिकेशन है उसके पास कि नहीं है। या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि एक ऑडिटर को हिंड्रेंस पैदा करे उसके काम में, उसके काम को में जो है डिले डाल रहा है, या फिर उसको एजीएम का नोटिस नहीं देता वो बंदा, या फिर उसको इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ पे लॉ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसको लेवल 3 की पेनल्टी पर। आइए देखते हैं। An auditor of the company has a right of access at all times to company's books, accounts, and vouchers in whatever form they are held. Has a right of access to such copies of and extract from the books and accounts of the branch as have been transmitted to principal of the company. To require any of the following persons to provide him with such information explanation as he thinks necessary for the performance of his duties, चाहे वो डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो, एनी पर्सन होल्डिंग और अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ द कंपनीज बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स and subsidiary undertaking of the company, and any officer, employee, or auditor of any such subsidiary undertaking of it, or any person holding or accountable for any books, accounts, or vouchers of any such subsidiary undertaking of the company. ठीक है, क्लियर है। आगे ये जो है कि एक अगर सेंटेंस बहुत लंबा होता है ना, तो बीच में से आप नॉन एसेंशियल क्लॉज निकाल भी सकते हो और फिर दोबारा वो ऐड करके, तो जो है सेंटेंसेस की आई कैप की बुक में इंग्लिश जरा मुश्किल होती है, उसमें फिर आप सेंटेंसेस की वो कर सकते हो, सेंस बना सकते हो। अब इधर देखना कि जब दो कॉमास के अंदर जो है इंफॉर्मेशन आया और वो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा, तो वो नॉन एसेंशियल क्लॉज होता है, उसको आप निकाल भी दो तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस बिल्कुल सही सेंस बनाता है। लेकिन इंफॉर्मेटिव जो है वो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो देखते हैं। इफ एनी ऑफिसर ऑफ अ company refuses or falls without lawful justification, the onus whereof will lie on him to allow any auditor or access to any books and papers in his custody or power. इतना लंबा सेंटेंस, मुश्किल सेंटेंस, अगर इसका हमें अब मतलब इतना नहीं भी समझ आया, तो इसको हम क्या करेंगे, दो कॉमर्स के बीच में इंफॉर्मेशन है, इसको एक पक्का, ठीक है, इसको काट के फिर पढ़ते हैं। If any officer of a company refuses or fails to allow any auditor access to any books, ठीक है, कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि रिफ्यूज कर देता है ऑडिटर को किस चीज से, टू अलाउ एन ऑडिटर एक्सेस टू बुक्स से रिफ्यूज करता है, एंड पेपर्स इन हिज कस्टडी, जो कि उसकी कस्टडी में पेपर्स पड़े हैं, ठीक है, उसकी कस्टडी या पावर में पेपर्स पड़े हैं, और टू गिव एनी सच इंफॉर्मेशन पोजेस्ड बाय हिम, या कोई इंफॉर्मेशन उसके पास है व्हेन रिक्वायर्ड, तो ठीक है, उसको लेवल 3 की पेनल्टी पड़ेगी। अब इसको हम देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि वो इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रहा, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, और सिचुएशन क्या है फिर। इफ एनी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी रिफ्यूजेस और फेल्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, refuses or fails without full justifications, the onus whereof will lie on him, ठीक है। इसका बर्डन जो है, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, इसका बर्डन जो है
वो उस बंदे के ऊपर होगा जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो अलाउ एनी ऑडिटर एक्सेस टू एनी बुक्स एंड पेपर्स इन हिज कस्टडी और पावर, कि उसकी कस्टडी और पावर में बुक्स है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, वो अगर रिफ्यूज कर रहा है ऑडिटर को, और वो जो है उसका सॉरी अपॉलॉजीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है प्रूव करने की उस बंदे के ऊपर होगी जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। और any such information possessed by him when required or otherwise hinders, obstructs, or delays an auditor in performance of his duties or exercise of his power, or fails to give notice of any general meeting to the auditor or provides false or incorrect information shall be liable to a penalty. I hope this is clear. इसको मैं आपको जो है मैंने इसके नोट्स में आपको पढ़ाता हूँ। ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ एन ऑडिटर रिफ्यूजेस एक्सेस टू ऑडिटर, does not give information to auditor, delays or obstructs the work of auditor, does not send AGM notice, gives false information। अगर वो ये 6 काम कर रहा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 काम कर रहा है, फिर उसको लेवल 3 की पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, आगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आ जाती। ये फिर हम जो है फिर किसी दूसरे दिन इसको कर लेते हैं। आई थिंक कि अभी के लिए फिर ये काफी है। ठीक है, फिर जो है माइंड ओवरलोड हो जाता है। आई होप कि मैंने जिस तरह पढ़ाया आप लोगों को दोबारा इसको, अगर आप मेरा लेक्चर ही देख लें तो ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स ऑफ ऑडिटर आपको याद हो चुका। कल के लेक्चर में हम ड्यूटीज पढ़ेंगे। ड्यूटीज ड्यूटीज भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही ड्यूटीज हैं, उसके बाद जो है हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा।